नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। ठीक होंगे आप सब। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 8वां अध्याय है, तो आज इसको देखेंगे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की है, 8वां अध्याय है, इसको हम डिस्कस करेंगे। राधे राधे। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कल हमने ना क्रोनोलॉजी देखी थी, पूरे इतिहास की क्रोनोलॉजी देखी थी। हमने समझने की कोशिश की थी कि कौन सा किंगडम है वो कब था, किस टाइम में क्या इवेंट हो रहा था, कौन सी घटना है वो कब हो रही थी। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। हमने कल क्रोनोलॉजी क्यों देखी थी? टाइमलाइन देखने का हमारा मकसद था कि हम हिस्ट्री को आसान भाषा में समझ सके। सर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। थैंक यू सर, मेरा यही लेसन चल रहा है। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। अब प्लीज़ मैं 2-4 मिनट कमेंट नहीं देखूँगा, क्लास खत्म करके ही मैं कमेंट देखूँगा, ठीक है। तो ये हमारा 8वां अध्याय है। हमने कल टाइमलाइन देखी थी, हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन हमने देखी थी। टाइमलाइन क्यों देखी थी? बिकॉज कि हमें ना हिस्ट्री बहुत कन्फ्यूजिंग लगती है कि कौन सी घटना है वो कब हो रही है, कौन सी चीज़ है वो कब हो रही है। हालांकि फिर भी आपको समझ में तो नहीं आई होगी, 1-2 बार उसे पढ़ना पड़ेगा, लिखने की कोशिश करोगे तभी आपको टाइमलाइन समझ में आएगी। और जब तक आप हिस्ट्री की टाइमलाइन नहीं समझोगे तब तक आप ये टॉपिक क्लियर कर ही नहीं पाओगे। आपको हिस्ट्री हमेशा टफ ही लगेगी, हिस्ट्री कभी आपके दिमाग में बैठेगी ही नहीं। आप 2-4 फैक्टर रख लोगे, बट हिस्ट्री आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। कौन सी घटना है वो कब हो रही है, साउथ में उस टाइम में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में उस टाइम में क्या हो रहा है, पूरे इवेंट सब आपको एक साथ पता होंगे, तब जाके हिस्ट्री को आप कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो क्या उधर सातवां युद्ध कर रहे होंगे, इधर मौर्य का चल रहा होगा, आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे ये कहाँ की बात हो रही है। ठीक है जी। तो हमने टाइमलाइन कल देखी थी। अगर किसी को अभी भी टाइमलाइन से कंफ्यूजन है, एक बार यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना। कल वीडियो डाला मैंने, 1-2 बार देख लो, टाइमलाइन बना लो, आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बावजूद किसी को कोई डाउट है, मैसेज कर दिया, मैसेज कर दीजिए, वो डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके आगे की बात करते हैं। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8वां, इस पे बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान रखना, ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसी पर बात करेंगे। ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम में हमारे गांव किस प्रकार के थे। ठीक है, उस समय के गांव के बारे में बात करेंगे। गांवों में कौन कौन से लोग रहा करते थे, किसको क्या कहा जाता था। इसमें जिस शब्द पर अलग अलग ऐसे शब्द होंगे और उस पर मैं बताऊंगा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उन शब्दों को रट लेना। प्रीलिम में डायरेक्ट वो शब्द ही पूछ लेंगे, ये किसे कहा जाता है। यूट्यूब चैनल है थिंकर्स आईएएस के नाम से, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो वो है ना, आप इसमें जो वर्ड दिया होगा उस वर्ड को रट लेना। अगर उस वर्ड को नहीं रटोगे आप कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन उसी वर्ड से पूछा जाएगा। ये किसे कहा जाता है, ग्राम श्रेणी किसे कहा जाता है, ग्रामिक किसे कहा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस वर्ड को जरूर रट लेना, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाएगा वहां से उठाकर। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम लोहे के औजार और खेती के बारे में। यहाँ पर लोहे के औजार बनने स्टार्ट हो गए थे। हमने कल टाइमलाइन में बात की थी, आयरन एज के बारे में बात की थी। उस समय लोहे के औजार बनना प्रारंभ हो गए थे, और जैसे ही लोहे के औजार बने, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे खेती है वो ज़्यादा होने लगी। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, जो कृषि का उत्पादन है वो ज़्यादा होने लग गया था। क्यों होने लग गया था? लोहे के औजारों से फ़ायदा ये मिला कि हम और अच्छे से खुदाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे पास में अच्छे अच्छे औजार आ गए थे, इसका हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। तो लोहे का उपयोग है वो भारतीय महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप में भारत आता है, पाकिस्तान आता है। ये जो भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 साल पहले लोहे का उपयोग है वो प्रारंभ हो चुका था। भारतीय महाद्वीप में 3000 वर्ष पूर्व लोहे का उपयोग है वो प्रारंभ हो चुका था। लोहे का एज कब आता है? आयरन एज की शुरुआत होती है 1500 बीसीई से। 1500 बीसीई से आयरन एज के प्रारंभ हो जाता है, परंतु इससे पहले लोहे का इस प्रारंभ यूज तो पहले ही हो चुका था, यूज तो इससे पहले हो चुका था, बट यहां से तो इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है जी, कि आयरन एज का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, कुछ हमें सबूत भी देखने को मिलते हैं, प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। किसके प्रूफ मिलते हैं? कि लोहे का प्रयोग
हुआ था। इसके क्या प्रूफ मिलते हैं? कई आपको कब्र देखने को मिलती है, महापाषाण काल की कब्र देखने को मिलती है, उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। कब्रों में इंसान को दफनाया जाता था, उसके पास में लोहे के औजार मिलते थे, लोहे के हथियार मिलते थे। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि इस समय लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था, हथियारों के रूप में इसका यूज किया जाता था, हथियारों के रूप में लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता था या फिर लोहे का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ में खेत के लिए हल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो अलग अलग प्रकार से लोहे का यूज है वो इस समय प्रारंभ हो चुका था। 2500 साल पहले जंगल के काटने के कारण कुल्हाड़ी और खेत जोड़ने के लिए फाल का उपयोग किए जाने लगा। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि हमें ना जंगल को काटना प्रारंभ हुआ, जंगल को काटना प्रारंभ किया तो हमें इसके लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करना स्टार्ट किया, और कुल्हाड़ी है वो लोहे की बनाई जाने लगी थी। इस समय लकड़ी का पीछे हत्था था और लोहे की जो कुल्हाड़ी थी उसका उपयोग है वो भी प्रारंभ हो चुका था। 2500 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग है वो इस हद तक हो चुका था। ठीक है, इससे खेती का प्रोडक्शन बढ़ा, खेती का उत्पादन बढ़ा, अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर होने लगी, अच्छी अच्छी फसलें है वो होने लगी। ठीक है, उत्पादन है वो बढ़ गया था। पहले अगर 100 किलो अनाज हो रहा था, अब बढ़कर वो 1000 किलो हो गया था। तो उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली थी। अब कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे? हिंदी मीडियम, ओनली हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम नहीं है सर। ओके, नहीं इंग्लिश मीडियम है नहीं, ओनली हिंदी मीडियम है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे, क्या क्या तरीके किए गए थे? तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देखो लोहे का उपयोग किया जा रहा है, आयरन का यूज किया जा रहा है। इसके बाद में सिंचाई के लिए नहरों का, ये जो कैनाल होती है इसका यूज किया जा रहा है। इरिगेशन में सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे कुएं का यूज किया जा रहा है, तालाब का यूज किया जा रहा है और जलाशय बना जा रही है। जलाशय मतलब तालाब वगैरह बनाई जा रही है। एक तो नेचुरली तालाब होती है, मतलब प्राकृतिक रूप से बनी होती है, एक होती है हाथों से खोद के कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। तो ऐसे भी जलाशय बनाए गए थे। हम एंशियंट टाइम की बात करें कि एंशियंट टाइम में प्राकृतिक रूप से भी कुछ चीजें की जा रही थी और कुछ चीजें है वो मानव भी कर रहे थे। क्या चीजें कर रहे थे? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये तुम्हारा टारगेट है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कृषि के उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये हमारा टारगेट है। वॉइस आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है वॉइस में? हेलो, ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम ये बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर किए जा रहे थे, कुछ उपाय किए जा रहे थे। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे थे। क्या क्या उपाय किए जा रहे थे? यहाँ पे आपने देखा होगा कि सिंचाई के लिए, मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ेगा? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप है ना सिंचाई के लिए साधन लेके आओ, इरिगेशन के लिए कुछ यूज करो। इरिगेशन में क्या किया जा रहा है? इरिगेशन में यहाँ पे नहरें मतलब कैनाल खुदाई जा रही है, साथ ही साथ में कुएं बनाए जा रहे हैं, तालाब बनाई जा रही है। ये सारी जो ट्रीटमेंट है, ये सारी जो तरकीब है वो यूज में ली जा रही है सिंचाई को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर में अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको। अगर खेती में ज़्यादा आपको खेती चाहिए, ज़्यादा अनाज चाहिए, तो ज़्यादा अनाज कैसे आएगा? इसके लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। और पानी कहाँ से लाओगे? नहर का उपयोग करो, कुएं का उपयोग करो, साथ ही साथ में तालाब का उपयोग करो। अगर ये सारी चीज़ें करोगे ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यही तो बात की जा रही है। इसके अलावा क्या किया था? पहले है वो हल वगैरह होता था ना, या तो लकड़ी का होता था या पत्थर का हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या कर दिया? लकड़ी पत्थर की जगह लोहे का उपयोग किया जा रहा है। लोहे का बेनिफिट क्या होगा? लकड़ी से आप अगर मतलब खुदाई कर रहे हो, खेत को जोत रहे हो, तो ये लकड़ी ज़्यादातर मिट्टी में अंदर घुस नहीं पाएगी, मिट्टी के अंदर ज़्यादा घुस नहीं पाएगी। अगर ये लोहे का है तो वो अंदर ज़्यादा घुसेगा, और जितना बीज है वो अंदर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, जितना अंदर ज़्यादा जाएगा इतना वो ग्रो भी ज़्यादा होगा। तो ये अंदर तक खोद रहा है, लोहे का हल है ना, वो अंदर तक खुदाई कर रहा है। तो ये भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सिंचाई के साधन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में हल का उपयोग किया जा रहा है। हल किसका? लोहे का। हल किसका था? लोहे का। तो लोहे के हल का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक चीज ये होता कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना क्यों चाह रहे थे, मतलब एग्रीकल्चर पर इतना फोकस कर क्यों रहे थे?
तो एग्रीकल्चर पर फोकस इस वजह से किया जा रहा था कि देखो आज के टाइम में तो हमारे पास में क्या है, टैक्स के लिए अलग अलग सोर्सेस है, कर के लिए हमारे पास में अलग अलग सोर्सेस है, ठीक है। पर उस टाइम में हमारे पास में क्या था, उस टाइम में हमारे पास में कर लेने के लिए कुछ था नहीं, एक ही चीज बचती थी, क्या, एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि पे टैक्स लगता था। उस टाइम में हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, कृषि पे टैक्स लगेगा। आज तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, व्यापार पे लगता है, जीएसटी आपकी लगती है, इंपोर्ट चीजों पे लगता है, एक्सपोर्टेड चीजों पे लगता है, बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम में एक ही ऑप्शन था, या तो व्यापार पे करो, लेकिन व्यापार में भी क्या मिलता था, व्यापार में कोई चीज का व्यापार होता था, वही चीजें वो टैक्स के रूप में दी जाती थी। बचती हमारे पास में एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पर ही टैक्स लगाना होता था। तब ये क्या करते हैं राजा, जो भी राजा थी वो अपनी सेना को मैनेज करने के लिए, महल बनाने के लिए, लोगों के लिए सुविधाएं, मतलब लोगों के लिए सुविधाओं की भी आवश्यकता थी, इस सब के लिए वो क्या करता था, एग्रीकल्चर पर टैक्स लेता था। अब एग्रीकल्चर पर टैक्स तो तभी ले पाएगा जब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब खेती ज्यादा होगी तभी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा। आज के टाइम में भी अगर हमारी जीडीपी ज्यादा होगी, ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तभी हमारे देश को, गवर्नमेंट को फायदा होगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा। अगर ये चीजें होगी नहीं तो टैक्स कैसे मिलेगा। तो सेम ही सेम उस टाइम में भी था, अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, राजा बोला मेरे को टैक्स दो, किसान बोलेगा हमारी तो खेती हो ही नहीं रही है, हम आपको टैक्स दे कैसे। तो यहाँ पे क्या करता है, राजा फोकस करता है एग्रीकल्चर को बढ़ाने का, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उसे बढ़ाने पर राजा फोकस करता है। चीज समझ में आ रही है, क्यों फोकस किया जा रहा था, बिकॉज उसको ज्यादा टैक्स चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके लिए वो सिंचाई पे खर्च करता है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के औजारों पे खर्च करता है, ये सारी चीजें हैं वो उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट एक यहाँ पे टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है गांवों और समाज की रचना। गांव किस प्रकार के थे, यहाँ का समाज किस प्रकार का था। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक बात ध्यान से सुनो, कान दोनों खोल लो, दोनों कान को खोलो और ध्यान से सुनना। ये लाइन बाय लाइन है ना, इसको रट लेना, इसको रट लेना, मैं कह रहा हूं इसको रट लेना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो मेरी एप्लीकेशन से जो भी लाइव देख रहा है ना, इनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा इससे। ये जो शब्द है ना, ये आपको पता होने चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम में इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी, और भविष्य में पूछ भी लेगी और आप उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर कहोगे पेपर टफ आया था, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे। नहीं जी, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी ने पूछा था वेलल क्या है, उनवार किसे कहते हैं, केडीसीआर किसे कहते हैं, ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम में, ठीक है। तो रट लेना। हम बात कर रहे हैं गांवों की, गांवों में भी दक्षिण भारत के गांवों के बारे में बात कर रहे हैं, हम दक्षिण भारत के गांवों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे। दक्षिण भारत में जो गांवों में 3 प्रकार के लोग रहते थे, कौन कौन से लोग थे, एक थे वेलल, पहला वर्ड है यहाँ पे वेलल। वेलल का मतलब क्या होता है, बड़े जमींदार। लिखो सबके सब, जितने भी सुन रहे हो लिखो, आप पहले लिखो वेल, वेलल के आगे लिखो बड़े जमींदार, वेलल बड़े जमींदार। दक्षिण भारत में गांवों में 3 प्रकार के लोग रहते थे। सबसे पहले लिखो वेलल, सबसे पहले वर्ड लिखो वेलल। वेलल का मतलब होता है बड़े जमींदार, वेलल का मतलब होता है बड़े जमींदार। भूल मत जाना, इस वर्ड को भूलना मत, मैं अगेन कह रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान से रख लेना, भूलना मत। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है, फिर से पूछ लेगी, तो इस वर्ड को रट लो। वेलल किसे कहते हैं, बड़े जमींदारों को। वेलल किसे कहा जाता है, बड़े जमींदारों को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे उणवार। नेक्स्ट वर्ड क्या है, उणवार। उणवार का मतलब क्या होता है, उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। वेलल का मतलब होता है बड़े जमींदार, वेलल का मतलब होता है बड़े जमींदार, उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। कोई मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेलल का मतलब क्या होता है, बड़े किसान या बड़े जमींदार। उणवार का मतलब क्या होता है, साधारण किसान। उणवार का मतलब क्या होता है, साधारण किसान। तीसरा वर्ड है यहाँ पे कड़ेसियार। तीसरा वर्ड यहाँ पे कड़ेसियार। तीसरा वर्ड है कड़ेसियार। मानसी जी राइट, सही कह रहे हो आप। तीसरा वर्ड यहाँ पे है कड़ेसियार। कड़ेसियार का मतलब क्या होता है, कड़ेसियार का मतलब होता है भूमिहीन मजदूर कहो इन्हें, भूमिहीन मजदूर कहो या भूमिहीन किसान कहो, इनके पास में भूमि नहीं थी, बिना जमीन के जो किसान थे उन्हें कड़ेसियार कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 शब्द है, यहाँ पे 3 शब्द है, देखो 3 शब्द है। पहले कौन सा है, पहले यहाँ पे है वर्ड है, देखो ध्यान से देखो, पहला वर्ड कौन सा है, वेलल। पहला वर्ड कौन सा है, वेलल।
बड़े जमींदार। पहला वर्ड कौन सा है? बड़े जमींदार, वेलल वर्ड है, बड़े जमींदार, ठीक है। दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड यहाँ पे उणवार। दूसरा वर्ड कौन सा है? उणवार। उणवार का मतलब होता है, उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। तीसरा वर्ड कौन सा? कडेसियार। साधारण किसान करेक्ट है। और तीसरा वर्ड यहां पे है कडेसियार, भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर कहो, भूमिहीन किसान कहो, रट लेना। फिर से कह रहा हूं, 3 शब्द आए हैं यहां पे, तीनों को रट लेना। आपके अभी तक जो एनसीईआरटी पढ़ी है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही वर्ड है। क्यों इतना बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के ही प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये डायरेक्ट वर्ड उठा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको रट लो। आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, इनको ध्यान से रट लेना। साउथ इंडिया में वेलल किसे कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग वर्ड आएंगे, सबको रट लेना, ठीक है। वेलल बड़े जमींदार, उणवार साधारण किसान, कडेसियर भूमिहीन मजदूर। तीनों हो गए, याद रहेंगे तीनों, तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड आता है ग्राम भोजक। नेक्स्ट एक वर्ड आता है ग्राम भोजक। एक वर्ड आता है ग्राम भोजक। क्या मतलब होता है ग्राम भोजक का? कदेसियार भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं होती है। ओके करेक्ट, जिनके पास भूमि नहीं होती है, राइट है, ठीक है। वेलल हो गया, उणवार हो गया, कडेसियार हो गया। वेलल, उणवार, कडेसियार, 3 वर्ड हो गए। नेक्स्ट है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक का मतलब होता है जो गांव में प्रधान होता है ना, गांव में प्रधान होता है, उसे ग्राम भोजक कहा जाता है। गांव का जो मुखिया होता है, गांव में जो प्रधान होता है, उसे ग्राम भोजक कहा जाता है। ग्राम भोजक कहा जाता है, इसे भी याद कर लो, ग्राम भोजक किसे कहा जाता है। एक वर्ड ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा जब हम नॉर्थ इंडिया को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा होगा ग्रामीकी। व्यक्ति ग्राम सेवक, ग्राम सेवक नहीं, वो ग्राम सेवक अलग अलग वर्ड आएंगे, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसे ग्रामीकी भी कहा जाता है। तो ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज कर लेगी, आपके सामने ग्रामीकी लिख के दे देगी, आपके सामने ग्राम भोजक लिख के दे देगी, ठीक है। तो आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम भोजक भी ग्राम प्रधान को कहा जाता है, ग्रामीकी भी ग्राम भोजक इसी को भी कहा जाता है। ये अनुवंशी कहलाता, क्या कहना चाहते हो समझा नहीं मैं, अनुवंशी कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड है ग्राम भोजक, इसको भी याद रखना, ये अनुवंशी कहलाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो ग्राम भोजक का, ये जो है ना ग्राम भोजक मतलब होता है ग्राम, गांव का प्रधान। ये जो ग्राम भोजक है ये क्या होता है? ये आनुवंशिक होता है। शायद आप आनुवंशिक कहना चाह रहे हो क्या? आनुवंशिक कह रहे हो तो फिर तो सही है। आनुवंशिक मतलब वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब अगर आप ग्राम भोजक हो, मतलब गांव के प्रधान हो, तो आपका बेटा है वो भी गांव का प्रधान होगा, तो ये वंशानुगत होता है। ग्राम भोजक है वो वंशानुगत है, मतलब अगर आप गांव के प्रधान हो तो आपका बेटा गांव का प्रधान बनेगा, उसका बेटा गांव का प्रधान बनेगा, ये वंशानुगत है, वो चलता रहेगा। तो ग्राम भोजक का जो टर्म्स है, ग्राम भोजक है, गांव का प्रधान है, ये वंशानुगत होता है, ठीक है। ग्राम भोजक है वो वंशानुगत होता है, याद रहेगा। 3 वर्ड देखे थे हमने पहले, वेलल देखा था बड़े जमींदार, उणवार देखा था साधारण किसान, उसके बाद में देखा था कडेसियार भूमिहीन मजदूर जिसे दास भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने ग्राम भोजक के बारे में बात की। ग्राम भोजक जो गांव का प्रधान होता है, गांव का प्रधान, ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, ठीक है। ये वंशानुगत होता है मतलब बाप से दादा, दादा से पोता, पोते से उसका बेटा, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, वंशानुगत होता है, याद रहेगा। अब ग्राम भोजक का काम क्या है? ग्राम भोजक का काम क्या है? क्या ये भोजन ग्रहण करने का काम करता है क्या? ग्राम भोजक मतलब भोजन ग्रहण करता है क्या? नहीं जी, इसका काम है कर वसूल करना। ग्राम भोजक का काम है कर वसूल करना। इसके अलावा और क्या काम है? इसके अलावा और ये काम करता है कि न्याय का काम भी करता है, जस्टिस देने का भी काम करता है, साथ ही साथ में पुलिसिंग का भी काम करता है। मतलब पुलिसिंग मतलब उस टाइम में पुलिस तो था नहीं। पढ़ाई कर लो पढ़ाई। सर मुझे बुक लेनी है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लू राइटर की लू, किसकी बुक लेनी है? एक बार आना, क्लास खत्म हो जाए फिर मैसेज करना। गंगा जी आप क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में मैसेज करना, ठीक है।
क्लियर कर लेंगे आपका डाउट। ओके, तो ग्राम भोजक का काम क्या है? ग्राम भोजक का काम है एक तो कर वसूल करना। ग्राम भोजक का क्या काम है? कर वसूल करना है। जब टैक्स लेना होता है लोगों से तो वो कौन लेता है? ग्राम भोजक ही तो लेता है। ग्राम भोजक को कौन ऑर्डर देता है? ग्राम भोजक को गवर्नर ऑर्डर देता है। मतलब जिस राज्य में वो काम कर रहा है उसका जो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, वो इसको ऑर्डर देगा। और राज्यपाल है वो डायरेक्ट किंग के अंडर में होता है। राज्यपाल है वो किंग के अंडर में होता है। तो किंग किसको? गवर्नर को। गवर्नर ग्राम भोजक को बोलेगा और ग्राम भोजक है वो आम पब्लिक से कर लेगा, वहां पर न्याय व्यवस्था है वो लागू करेगा। ठीक है, आप है ना मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ना सजेस्ट कर दूंगा कौन सी किसकी बुक लेनी, किसके बारे में बता रहे, तो आप एक बार क्लास खत्म हो उसके बाद में बता देना। ठीक है जी, यहां तक दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। ग्राम भोजक का काम क्या हमने देख लिया है, न्याय व्यवस्था वगैरह सारे काम करता है। एक और वर्ड हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, गृहपति। एक और शब्द देखने को मिलता है, गृहपति। गृहपति का मतलब क्या होता है? ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं मन से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये मेरी पीडीएफ है, इसको पीडीएफ को आप बाद में देख लेना। हाँ, बस यही काम, टैक्स वगैरह लेना, यही इसका काम था, न्याय देना, टैक्स लेना। यहाँ पे एक वर्ड था गृहपति। अब गृहपति ये कौन थे? ये एक स्वतंत्र किसान थे। स्वतंत्र किसान थे। स्वतंत्र किसान मतलब खुद की छोटी सी जमीन है, 1 बीघा जमीन मान लो, 2 बीघा मान लो, छोटी सी जमीन है, ये उसका ध्यान रखते थे। गृहपति मतलब उसका घर का ही पति था वो। मान लो घर की जमीन है, उसका ही पति था, बहुत बड़ी जमीन नहीं थी इसके पास में, ओनली उसके घर की जमीन है, उसका ही पति था। तो ये गृहपति नाम का एक पद हुआ करता था। गृहपति नाम का एक पद हुआ करता था। ये सारे साउथ इंडिया में हो रहे हैं, ये सारे दक्षिण भारत में हमें देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में जाके ये सारे शब्द वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर भारत में जब जाएंगे इन शब्दों का मतलब चेंज हो जाएगा। तो अभी साउथ इंडिया में याद रखना, गृहपति है साउथ इंडिया में था। ठीक है, ग्राम भोजक था वो भी साउथ इंडिया में था। तो ये पद का नाम याद रखना। हमने 3 वर्ड पहले देखे थे, वेलल, उणवार और कडेसियार। वेलल का मतलब होता है बड़े जमींदार। ठीक है, उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको आ जाएगी। एग्जाम में बैठोगे, एक वर्ड मानो कि उणवार देख लिया आपने, एक वर्ड आ गया आपके सामने ग्राम भोजक। ठीक है, एक बार आपने सामने आ गया गृहपति। तो आप क्या कहोगे? गृहपति का भी मतलब होता है स्वतंत्र किसान। ठीक है, और उणवार का मतलब होता है साधारण किसान। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर टॉपिक कुछ अलग करिए। टॉपिक अलग पता नहीं मतलब कैसे अलग करना है? हाँ, तो वो घर का मालिक, उसके पास में कुछ ही जमीन है, उसके पास में ज्यादा जमीन नहीं है, कुछ ही जमीन है। मान लो कि ये जो साधारण किसान है ना, अच्छा थोड़ा दूर दूर लिखो है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड है गृहपति लिखा हुआ है। ठीक है, एक लिखा है गृहपति, एक लिखा है उणवार। अब माना कि क्वेश्चन में यही पूछ लिया है, गृहपति का मतलब क्या है, उणवार का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड पूछ लिए हैं। अब कैसी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे? गृहपति का मतलब होता है साधारण किसान, साधारण स्वतंत्र किसान की बात की जाती है, स्वतंत्र किसान। और जो उणवार है ये साधारण किसान है। आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। रियल एग्जाम में जब बैठोगे इन शब्दों को लेके कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गृहपति है, उसके पास में कुछ ही जमीन है, वो ओनली घर का ही मालिक है, ज्यादा उसके पास में जमीन नहीं है, थोड़ी बहुत जमीन है। और ये जो उणवार है उसके पास में इससे ज्यादा जमीन है, मतलब ये थोड़ा अमीर है। उणवार है ना, ये गृहपति से अमीर है, ऐसे समझ लेना। तो उणवार थोड़ा बड़ा किसान होगा और ये जो है गृहपति ये थोड़ा इससे छोटा है। ओके, ये शब्द समझ में आ गई? गृहपति समझ में आ गया, छोटे स्थान के किसान है, कुछ ही इनके पास में होता था जमीन वगैरह। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है रीजनिंग क्या लिखा है, रीजनिंग लर्निंग कराइए। पता नहीं सर क्या लिखा है, रीजनिंग का बोल रहे हो क्या? रीजनिंग अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा रीजनिंग में भी। अब रीजनिंग लिखना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी करवाएंगे, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। यहां पे नेक्स्ट आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य, अब संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य में क्या होता है, हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में हम जब मौर्य काल के बारे में बात करते हैं, उत्तर भारत में मौर्य काल चल रहा था, यानी कि 300, ये अपन बात कर रहे थे
300 BCE की, 300 BCE, 300 वर्ष ईसा पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तमिल की जो प्राचीन रचनाएं थी, यहाँ पे उत्तर भारत में जब मौर्य का शासन था, इस दौरान दक्षिण भारत में कुछ रचनाएं की जा रही थी। अब ये जो रचनाएं है ना, ये कवि ये कर रहे थे। कौन रचनाएं कर रहे थे? कवि कर रहे थे। कवि एक सम्मेलन बना के ये सारी रचनाएं कर रहे थे। कवि एक सम्मेलन बना रहे थे, उसमें ये सारी रचनाएं है वो की जा रही थी। तो ये जो कवियों का सम्मेलन था, इसे ही संगम कहा जाता था। कवियों का एक सम्मेलन था, इसे ही कहा जाता था संगम। और इन्होंने जो रचना की थी, इसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। तो तमिल की जो सबसे पुरानी रचनाएं थी, उन्हें ही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम लिटरेचर तमिल की सबसे पुरानी रचनाएं थी। और इनका आप टाइम लाइन देखना चाहोगे ना, तो इनका टाइम लाइन है वो उत्तर भारत में जब मौर्य शासन काल था, इसके सिमिलर ये था। मौर्य के समकालीन ये चल रही थी। इधर मौर्य का रूल था और इधर इनके समकालीन में संगम साहित्य वो लिखा जा रहा था। संगम साहित्य के टाइम में साउथ इंडिया में 3 राजा थे। कौन कौन से थे? चोल थे, चेर थे और पांडे थे। चोल, चेर और पांडे 3 राजा हुआ करते थे। संगम साहित्य के समय में साउथ इंडिया में 3 राजाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। चोल, चेर और पांडे। ये उस समय की बात हो रही है जब उत्तर भारत में मौर्य का शासन हुआ करता था। इसी वजह से मौर्य का जो शासन है ना, वो कभी साउथ इंडिया में नहीं फैल गया था, यहाँ तक फैला था। नीचे वाला जो भाग था, यहाँ पर मौर्य है वो कभी रूल नहीं कर पाए थे। तो संगम साहित्य के बारे में ये बात याद रखना। कब रचना की गई थी? 2300 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष ये हो गए और 300 BCE में इसकी रचना की गई थी। 300 BCE के आसपास इसकी रचना की गई थी, इसलिए 2300 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी। यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल सी रटने वाली बातें, कोई ऐसा है नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अब इनकी जो रचना की गई थी, एक सिटी का नाम बार बार आता है, कई बार पूछ लिया भी जाता है, तो मदुरै सिटी थी। इनकी रचना कहां पर की गई थी? ये जो कवियों का संगम हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो ये मदुरै में हुआ था, जिसे मदुरै भी कहा जाता है, मदुरै भी कहा जाता है। तो ये बस एक वर्ड आता बार बार आता है, कई बार पूछ लिया भी जाता है कहां पर रचना की गई थी, तो ये मदुरै में रचना की गई थी। मदुरै जिसे कहा जाता है। सिंपल बात है, यहां तक वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक आता है आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ को तो पता है, सबके प्राचीन सिक्के होते हैं। आप सबको लगभग पता ही होगा, जिसने अगर एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी उसको तो पता होगा। आहत सिक्के क्या होते हैं? सबसे पुराने सिक्के हैं। सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के ही हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है इसका उपयोग किया जाता था। आज से लगभग 2000 वर्ष इनका उपयोग किया जाता था। सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो आहत सिक्के हुआ करते थे, बहुत पुराने सिक्के हैं। इनमें किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो ये चांदी के भी हुआ करते थे, सिल्वर से भी बनाए जाते थे, साथ ही साथ में इन पर क्या होता था, तांबे के भी ये बनाए जाते थे। सिल्वर के भी हुआ करते थे और तांबे के भी बनाए जाते थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आहत सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ लिखा है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है। आहत सिक्कों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हजारों वर्ष पुराने ये सिक्के हैं। ये आहत सिक्के हैं तो सब बहुत पुराने सिक्के हैं। चांदी से भी बनाए जा रहे हैं और तांबे से भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। अगर जब भी आपको PDF चाहिए होगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, PDF से ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो ये चांदी से भी बनाए जा रहे हैं और तांबे से भी बनाए जा रहे हैं। इस पे आकृति लगाई, जैसे ये सिक्का बना लिया है। अब यहाँ पे एक ऐसी सील होती थी, सील पे ये आकृति बना के इस पे ठप्पा मार दिया जाता था इस सिक्के से। ये जो सिक्का था राउंड शेप का था, ये चौरस शेप का भी होया करता था। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे क्या आहत सिक्के हैं वो केवल गोल थे, गोल मतलब राउंड में थे, या केवल आयताकार थे, तो वो गलत हो जाएगा। केवल आयताकार नहीं थे, केवल है वो वर्गाकार नहीं थे, ये आयताकार भी थे, ये वर्गाकार भी थे, गोल भी थे, सारे आकार के है वो आहत सिक्का हुआ करते थे। इस पे एक सील का ठप्पा भी लगाया जाता था। एक यहाँ पे ये ले ले सील, इस पे चित्र बना के इस पे ठप्पा मार दिया जाता था। ठीक है जी, ये याद रहेगा आहत सिक्का। ठीक है, ये पुराने सिक्के थे। किससे बनाए जाते थे? चांदी और सोने, चांदी और तांबे, सोने से नहीं, चांदी और तांबे दोनों ही धातुओं का उपयोग हो रहा है। कंफ्यूजिंग के लिए स्टेटमेंट क्रिएट की जा सकती है। यूपीएससी प्रीलिम में ऐसी स्टेटमेंट बना देगा कि भाई साहब आप एक बात बताओ कि आहत के जो सिक्के हैं वो सोने, चांदी और तांबे तीनों से बनाए जाते हैं, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। चांदी और तांबे दोनों से ही बनाए जाते थे। स्टेटमेंट बहुत सिंपल बनेगी, आप कंफ्यूज होगे और सही करके आ जाओगे। ठीक है, इसलिए जब पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना। यहाँ पर चांदी और तांबे का ही प्रयोग हो रहा है।
किसका प्रयोग नहीं हो रहा है? सोने का प्रयोग नहीं हो रहा है और किसी धातु का उपयोग है वो नहीं हो रहा है। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, ये वर्ड ध्यान रखना, ये लाइन है वो ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी लाइन है बट इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, ओनली चिन्ह बनाए जाते थे। अब इससे लाइन क्या बनेगी? ऐसा लाइन बन सकती कि उस पर उस जो आहत के सिक्के थे उस पर बहुत सारी चीज़ें वो लिखी जाती थी, ऐसी सिंपल सी लाइन बनेगी बट वो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आहत सिक्कों पर केवल चिन्ह थे, कोई लाइन नहीं लिखी गई थी। ठीक है जी। आकार का याद रखना, आकार में अगर पूछ लिया उन्होंने कि केवल आयताकार थे, गलत हो जाएगा, केवल वर्गाकार थे, ये गलत हो जाएगा। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने प्री में यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? औरंगजेब ने किस आकार के सिक्के जारी किए थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें आकार पूछा था। उसके बाद में एग्जाम के बाद में सब चिल्ला रहे थे क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं, क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं। वो टफ नहीं था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के पूछा था। यूपीएससी ने एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के पूछा था और एनसीईआरटी में ऐसी ही लाइन लिखी हुई थी। सेम अभी लाइन आपको भी बहुत ईजी लग रही होगी कि आयताकार सिक्के थे, वर्गाकार थे या गोल थे। जब एग्जाम में बोलो बैठोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं यार आयताकार तो नहीं होंगे, तो आयताकार होते। ये जो आहत सिक्के थे ये आहत सिक्के आयताकार भी थे, गोलाकार भी थे। अभी आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा पर ये क्वेश्चन बनते तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आयताकार थे, गोलाकार थे, चांदी के भी बनते थे, तांबे के भी थे, हजारों वर्ष पुराने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करना। इस पर कोई लेख नहीं लिखा गया है और ये सिक्के हैं वो भारत के सभी हिस्सों में पाए गए थे। ये भी स्टेटमेंट बन सकती है। क्या आहत सिक्के हैं वो भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं? क्या आहत सिक्के हैं वो भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं? तब आप स्टेटमेंट में मना कर सकते हो, नहीं भारत के सभी हिस्सों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तब आप मना कर सकते हो, नहीं भारत के सभी हिस्सों में, क्योंकि सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। क्योंकि जब हम यूपीएससी में तुक्का मारते हैं ना, कोई आपको तुक्का मारना सिखाता है तब वो क्या बताता है, आप यूट्यूब पे जाओगे वो तुक्का कैसे मारते हैं तब वो सिखाता है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, सभी जगह है, ओनली जगह है, तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है। तो उनको भरोसे मत बैठना। ये जो गेज मास्टर होते हैं, तुक्का मास्टर होते हैं, उनका ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये आहत के सिक्के हैं वो भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। समझ में आई? आवाज़ तो आ रही है ना? आवाज़ प्रॉपर आ रही, चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये सिक्का है ईसा के शुरुआती सदियों तक, मतलब ये मान लो कि 2000 साल तक ये पहले सिक्का चलता रहता था। 2000 वर्ष तक ये सिक्का है वो चलता था। ओके, यहाँ तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है? आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं इस समय के नगर के बारे में। ठीक है, थैंक यू। इस समय नगर कैसा था? वहाँ पर व्यापार, ट्रेड किस चीज़ का होता था? धर्म केंद्र क्या थे? थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नगर के बारे में बात करेंगे, व्यापार कैसे होता था इसके बारे में बात करेंगे, धर्म केंद्र के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता है नगर है ना, इस टाइम में हम आज के नगर से तो तुलना नहीं कर सकते थे। और अब हम कब की बात कर रहे हैं? हम तमिल में जो संगम साहित्य का एज था उसके बारे में बात करते हैं। मतलब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो खत्म हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुका उसका, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में अभी तक हमें कोई अच्छे नगर है, मतलब नगर थे सही, मथुरा जैसा नगर देखने को मिलता है, पर इसका कंपैरिजन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों से नहीं किया जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास में मोहनजोदड़ो जैसी सिटी थी, जो कि वो बहुत डेवलप्ड सिटी हुआ करती थी। लोथल जैसी सिटी थी, हड़प्पा जैसा शहर था। उसकी तुलना में जब बात करते हैं कहाँ, संगम एज की बात करते हैं, तो वो तुलना में नहीं कर सकते। जब महाजनपद काल के नगरों की तुलना जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से करते हैं, और यूपीएससी के मेंस में एक टॉपिक भी है, यूपीएससी के मेंस का जो सिलेबस है ना उसमें एक टॉपिक भी है शहरों की तुलना करना। ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शहरों की तुलना का क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में भी पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनना, नगरों की तुलना करते हो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर हैं उनकी तुलना फिर बाद वाले नगरों से करते हो तो वो तुलना में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। वहाँ पे शहरों की प्रॉपर व्यवस्था थी, प्रॉपर प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बनाया जाता था। साथ ही साथ में सड़कें हैं वो अच्छी तरीके से मैनेज किया जाती थी, वेल ड्रेन सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, बाथरूम है वो अटैच हुआ करते थे, पानी के लिए अच्छा सिस्टम हुआ करता था। ये चीज़ है वो बाद वाले चीज़ों में नहीं देखने को मिलती है। बाद वाले जो नगर हैं वो प्रसिद्ध तो थे, बड़े तो थे, ठीक है, फेमस भी थे,
परंतु ये सारी सुविधा देखने को नहीं मिलती है। और ये मैंने टॉपिक अभी क्यों बताया कि कंफ्यूज मत होना ना, ये हमें ना संगम एज कह सकते हो या महाजनपद काल के बाद की बात कर सकते हो, यहाँ की और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों में अंतर था। बस यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये बात कही है। तो यहाँ पे नगर की बात करें तो यहाँ नगर पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। जो भी नगर होता है उसमें बहुत सारी गतिविधि होती है, जिसमें व्यापार भी होता है और भी सारी चीज़ें होती है। उसमें से एक प्रमुख नगर था मथुरा। एक प्रमुख नगर था मथुरा। मथुरा बहुत प्राचीन शहर है, बहुत प्राचीन इसका इतिहास है। ये प्रमुख शहर था। अब है ना, ये दो व्यापारिक मार्गों पर, दो व्यापारिक मार्ग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये मथुरा है, एक व्यापारिक मार्ग इधर जा रहा है, एक व्यापारिक मार्ग इधर जा रहा है, दो व्यापारिक मार्गों को जोड़ने का काम करता था। मथुरा जो शहर है वो दो व्यापारिक मार्गों को जोड़ने का काम करता था, इस वजह से ये प्रसिद्ध शहर था। अदय कुमार जी, क्या नाम है, हेलो अदय कुमार जी, हेलो, ठीक है। दो प्रसिद्ध शहरों को जोड़ने का काम करता था, दो प्रमुख व्यापारिक मार्गों को जोड़ने का काम है वो मथुरा करता था, इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध शहर था। मथुरा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसको याद रखना। तो ये प्रमुख शहर था जो दो व्यापारिक मार्गों को जोड़ता था और संगम पर स्थित था। संगम मतलब एक व्यापारिक मार्ग इधर जा रहा है, एक व्यापारिक मार्ग इधर जा रहा है, और दोनों के बीच में कौन सा शहर है, मथुरा शहर है, ठीक है। एक कहाँ जाता था, एक जाता था उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे है ना उत्तर पश्चिम में जा रहा है मथुरा। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में कहाँ आएगा, राजस्थान मान लो, हरियाणा का कुछ भाग मान लो, इधर जा रहा है। दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा जा रहा है उत्तर दक्षिण में, दूसरा यहाँ पे जा रहा है। मथुरा ये है तो यहाँ पे जा रहा है, एक जा रहा है उत्तर पश्चिम में जा रहा है, दूसरा पूर्व में, ये देख लो इधर जा रहा है। तो ये दो व्यापारिक मार्गों को जोड़ने का काम करता था। चारों तरफ इसकी किलेबंदी थी, ये मथुरा बीच में, इसके चारों तरफ किले हैं। तो फोर्टिफिकेशन किया गया था मथुरा का। क्यों फोर्टिफिकेशन किया गया था, क्योंकि यहाँ पे आते आते मथुरा, जी करेक्ट है, दक्षिण को, दक्षिण में दक्षिण पूर्व की ओर भी मान सकते हैं, एक दक्षिण की ओर जा रहा है, एक उत्तर पश्चिम की ओर, और वो पूर्व की ओर जा रहा है। ये देखो यहाँ से यूं जाएगा ना, तो यहाँ पे जाओगे तो उत्तर पश्चिम में जाओगे, और यहाँ से इधर जाओगे तो ये पूर्व की ओर हो जाएगा, और दूसरा दक्षिण की ओर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो दो मार्ग को जोड़ने का काम करता था, ठीक है। और मथुरा के चारों ओर किला था, क्योंकि यहाँ तक आते आते मथुरा एक प्रसिद्ध शहर हो जाता है। उसका जो प्रसिद्धि है वो व्यापारिक केंद्र बन गया था, धार्मिक केंद्र भी बन गया था, इस वजह से मथुरा का महत्व है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण शहर था, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इसके चारों ओर किलेबंदी भी की गई थी। इसके चारों ओर है वो किलेबंदी भी की गई है। अब यहाँ पे ये कब की बात हो रही है, यहाँ पे संगम एज है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और यहाँ पे जब सातवाहन वंश है उनकी शुरुआत हो रही है, चोल चेल पांडे खत्म हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पे भी मौर्य डायनेस्टी है उत्तर भारत में, वो खत्म हो रही है, शुंग वंश है, कण्व वंश है, वो वंश आ रहे हैं। इस दौरान मथुरा वो प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि मौर्य के टाइम में है वो पाटलिपुत्र प्रसिद्ध था, राजगृह प्रसिद्ध था, उज्जैन प्रसिद्ध था, बट यहाँ पे मथुरा धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगता है। शुंग के टाइम में, कण्व के टाइम में मथुरा का वर्चस्व है वो बढ़ने लगता है। समझ में आ रही बात, धीरे धीरे मथुरा का। अब मैं ये सारी चीजें साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लिंक भी करना होगा, चीज़ों को कनेक्ट भी करना होगा कि बात हो रही है तो कौन से पीरियड के बारे में बात हो रही है। और इसके लिए मैंने कल क्रोनोलॉजी जो बताई थी, टाइमलाइन बताई थी, वो इसी वजह से बताई थी कि मैं अगर शुंग वंश के बारे में बात कर रहा हूँ तो कौन से टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मौर्य वंश के बाद की बात कर रहा हूँ। मौर्य वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद में शुंग और कण्व वंश देखने को मिलता है, तो वो उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने कल टाइमलाइन बताई थी, ठीक है। मथुरा है वो प्रसिद्ध शहर बन जाता है, यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया जाता है और मूर्ति कला का केंद्र बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो मथुरा में बनाई जाती थी। मूर्ति कला का वो केंद्र बन जाता है, साथ ही साथ में कई मंदिरों का भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तो प्रमुख केंद्र बन के ये उभरता है, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी लाइन है, इसमें तो ऐसा कुछ बात नहीं की है, पशुओं वगैरह के बारे में बात की, सिंपल सी लाइन है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यही तो मैं बात कर रहा था, कण्व शुंग, उसके बाद में कुषाण आ जाते हैं, यहाँ पर आते आते मथुरा का वर्चस्व है वो बढ़ने लगता है, तो कुषाणों की दूसरी राजधानी है वो मथुरा बन जाती है। ये पाटलिपुत्र वगैरह पीछे छूट जाते हैं और मथुरा का वर्चस्व है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म है, उसका भी वर्चस्व था, बौद्ध धर्म का भी था, जैनिज्म का भी था और हिंदुइज्म का भी था। तो यहाँ पे तीनों धर्मों का वर्चस्व है वो देखने को मिल जाता है, बुद्धिज्म का भी, जैनिज्म का भी और हिंदुइज्म का भी। तीनों का प्रमुख केंद्र बन के उभरा मथुरा, क्योंकि अलग अलग राजा है वो इसे अपनी राजधानी बना रहे हैं, साथ ही साथ में जो भी राजा बन रहा है वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का उसका काम कर रहा है। जैसे कि कोई अगर हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाला किंग यहाँ का राजा बन रहा है, मतलब जो भी किंग बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसमें हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा है।
और जो अगर बुद्धिज्म वाला बन रहा है तो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो तीनों धर्मों का केंद्र बन के उभरा मथुरा। ठीक है जी, मथुरा से कई मठों के निर्माण का साक्ष्य मिलते हैं, कई मंदिरों का हमें साक्ष्य मिलता है। तो ये कुछ मथुरा के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसको याद रखने की कोशिश करना। दान देने वाले कौन थे मथुरा में? राजा है, रानी है, इसको तो याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ऐसी कोई खास लाइन है नहीं। ठीक है, ये कोई खास लाइन नहीं है, इसको आप याद भी नहीं रखोगी तो ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है शिल्प और शिल्पकार। ये लाइन क्या? शिल्प और शिल्पकार क्या होता है? कोई बनाने वाली चीज़ होती है ना, बनाने वाली मतलब आप शिल्प बना रहे हो, मूर्तियाँ बना रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी मंदिर बना रहे हो या फिर कुछ ऐसी कला, कुछ ना कुछ ऐसी आकृति कला कुछ ना कुछ बना रहे हो, वो होते हैं शिल्पकार होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई सारी शिल्पी हमें देखने को मिल जाते हैं, कई सारी शिल्पों के हमें नमूने देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर काले चमकीले जो बर्तन देखने को मिलते हैं ना, ब्लैक नॉर्थ ब्लैक, ये जो नॉर्थ ब्लैक ये बर्तन देखने को मिले थे, ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे इस टाइम में। उत्तर काले चमकीले जो पात्र देखने को मिले थे, ये काफ़ी इस टाइम में प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं प्रसिद्ध? क्योंकि एक तो कलर इसका अच्छा था और इस पर कई सारी इमेज है वो भी ड्रॉ की जाती थी, इस पर कई सारी इमेज है वो भी ड्रॉ की गई थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं ये। एक बार फ़ोन को साइलेंट ही कर देता हूँ, बीच बीच में फ़ोन कर। ठीक, उत्तर काले चमकीले पात्र भी देखने को मिलते हैं। कपड़ों का भी बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया था। यहाँ पे बहुत सारे शिल्पकार थे, ये थे आर्टिसियन थे जो यहाँ के आके कपड़े वगैरह भी बनाया करते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष है वो दोनों काम करते थे। और उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। जैसे मथुरा उभरा था केंद्र के रूप में, वैसे वाराणसी है वो शिल्प का केंद्र बन के उभरा, और दक्षिण भारत में मदुरै है वो शिल्प का केंद्र बन के उभरा था। तो यहाँ पर भी कोई खास ऐसा नहीं कि भाई प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाएगा, बट ये देख लो तो ये तो लगातार चला आ रहा है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो उत्तरी काले चमकीले बर्तन थे ना, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी प्रसिद्ध थे और उसके बाद में ही भी प्रसिद्ध थे। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि भाई इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शिल्पकार और व्यापारियों की संघ थी जिसे श्रेणियां कहा जाता है। श्रेणियां किसे कैसे मतलब ये लाइन आ सकती है यूपीएससी, ये लाइन है वो प्रीलिम में पूछ सकता है, श्रेणियां किसे कहा जाता है, ऐसे पूछेगा, श्रेणियां किसे कहा जाता है। तो इसमें शिल्पकार और व्यापारी इनका जो संघ होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको श्रेणियां कहा जाता है। शिल्पकार अपना संघ बनाते हैं, ठीक है, व्यापारी होता है वो अपना संघ बनाते हैं, और इन संघों को क्या कहा जाता है, इन संघ को श्रेणियां कहा जाता है। याद रहेगा, श्रेणियां किसे कहा जाता है, शिल्पकार और व्यापारियों को संघ को श्रेणियां कहा जाता है। इस लाइन को याद रखना, इस पे क्वेश्चन फिर भी बन सकता है। ऐसे ही वर्ड वाले ही क्वेश्चन बनते, ज्यादा इनमें वो वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे डायरेक्ट लाइन वाले ही क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो शिल्पकार होते हैं ये क्या करते हैं, ये श्रेणियों को प्रशिक्षण देते हैं। शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी ये प्रशिक्षण देती थी, कच्चा माल है वो उपलब्ध करवाती थी और माल को तैयार करती थी। ये इसका काम हुआ करता था। क्या काम था, प्रशिक्षण देना है, ये इनका काम है। साथ ही साथ में कच्चे माल को तैयार करता है, ये इसका काम है। और तैयार माल का वितरण करना, मतलब पहले जो माल तैयार कर रही है फिर उस माल को बेच रही है, तो ये सारे जो काम है वो श्रेणियों के द्वारा किया जाता था। ये सारा जो काम है वो श्रेणियों के द्वारा किया जाता था। तो इस लाइन को थोड़ा बहुत याद रखना कि श्रेणियों का काम क्या होता था। एक तो क्या था, लॉबी होती है ना, आज के टाइम में लॉबी, बिजनेसमैन की अलग लॉबी होती है, कलेक्टर की अलग लॉबी होती है। ये लॉबी क्या करती है, ये लॉबी प्रभाव डालने का काम करती है, गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस डालने का काम करती है कि आप हमारे खिलाफ काम मत करना। तो इसी प्रकार से ये जो श्रेणियाँ थी ना, ये राजा पर प्रभाव डालती थी कि राजा जी आप व्यापारियों के खिलाफ ये एक्शन मत लो, आप ही ये शिल्पकारों के खिलाफ ये एक्शन मत लो। तो ये सब कुछ मैनेज करने का काम है ये श्रेणियाँ करती थी। एक प्रकार की आप लॉबी ही समझ लो, एक प्रकार की लॉबी थी जो सब कुछ मैनेज करने का काम करती थी। व्यापारियों की श्रेणियाँ थी जो व्यापार का संचालन करती थी। ठीक है, बैंकों की तरह भूमिका निभाती थी। बैंकों की तरह मतलब एक व्यक्ति था, उसको आप पैसे दे दो, फिर वो आपको सील दे देगा ऐसा ठप्पा मार के, फिर दूसरे व्यापारी को दो, बदले में ये आपको यहाँ पे पैसे दे देगा। मतलब एक बैठा है जयपुर में, दूसरा बैठा है मुंबई में, आप जयपुर वाले से ठप्पा मरवा के जाओ मुंबई में, बदले में यहाँ पे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का भी काम है वो प्रारंभ हो चुका था। एक प्रकार की ये बैंक की भूमिका निभाते थे, पैसे लेते भी थे, पैसे ब्याज में भी देते थे। तो ये सारा काम है इस टाइम में प्रारंभ हो चुका था। व्यापार के इस प्रकार का जो काम है वो भी प्रारंभ हो चुका था। फिर सूत काटने और बुनने के नियम क्या थी, ये एक बुक थी, कौन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, चाणक्य। तो चाणक्य ने इसके बारे में नियम बताए थे कि भाई किस तरीके से सूत काटना है, किस तरीके से बुनना है, इसके बारे में नियम हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है।
बेरी गजा, बेरी गजा कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आया। बेरी गजा कहाँ लिखा हुआ है? एक बार आपने बताना बेरीज गजा कहाँ लिखा, मेरे को नहीं लिखा बेरीज गजा, क्या मैं समझा ही नहीं बेरीज गजा। टॉपिक में है, टॉपिक में है बेरी गजा, बेरी गजा कहाँ है टॉपिक में? पूरी लाइन लिखना या फिर मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा अगर मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा बेरी गजा। या कोई बंदरगाह वगैरह के बारे में बात करेगा? देखेंगे इसको है ना, मैं एक बार खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं बेरी गजा को भी, ठीक है। ये कहाँ पर है इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये सूत काटने के नियम थे कि भाई कैसे सूत काटा जाएगा, कौन काटेगा, इस सारे के नियम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अर्थशास्त्र में ये सारे नियम हमें देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके से इसको काटा जाता है, किस तरीके से बुना जाता है, ये सारे नियम हमें किसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए एक अलग से विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। ये सारी जो चीज़ें होती है इनको मैनेज करने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बनाने हैं सर जी। एनसीईआरटी के नोट्स देखो, एनसीईआरटी के अगर आप ये नोट्स सारे बने हुए हैं, ये नोट्स बने हुए हैं, अगर ये देख लेते हो तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं। हाँ मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ, यही लाइन है बेरी गजा भरूच या यूनानी नाम है। अब बेरी गजा क्या होता है, वो भरूच है ना, गुजरात में सिटी है, गुजरात में सिटी है भरूच, तो वहां पे वो जो पोर्ट वगैरह होता है ना, वैसा उस पर किसी को कहा गया है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ पोर्ट वगैरह बेरी गजा है, मैं इसके बारे में वो डिटेल में बता देता हूँ, एक बार क्लास खत्म कर लेता हूँ फिर उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी के नोट्स क्या, नोट्स ये बने हुए नोट्स है, ये सारे नोट्स ही है, ठीक है। तो सूत काटने के पूरे हमें नियम देखने को मिल जाते हैं। कहाँ नियम देखने को मिल जाते हैं? अर्थशास्त्र में। क्या नियम थे कि ये कारखाने वगैरह जो होते हैं इनके लिए एक अधिकारी होगा जो इनको मैनेज करेगा, भाई किस तरीके से आप ये सूत काटोगे, कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, ये सब कुछ इसमें तय होता है। इसमें कौन कौन काम करते थे? इसमें विधवा है, अपाहिज महिला है, भिक्षुणी है, वृद्ध है, ये सारे लोग इसमें काम करते थे। अगर कोई महिला अपना काम नहीं पूरा कर पाती थी तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। जुर्माना क्या, उसका अंगूठा है वो काट दिया जाता था। अब ये लाइनों को क्या याद रखना है, क्या इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ। अब यूपीएससी ऐसा तो चांस नहीं है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते कि भाई सूत काटने के नियम क्या थे और या क्या क्या नियम लिखे हैं तो आप ये विधवा करेगी, नहीं ऐसे नहीं पूछेगी। अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछेगी तो ये पूछ सकती है कि भाई इसके बारे में अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है तो क्या वर्णन मिल सकता है, तो ये लाइन लिख के दे देगी भाई सूत काटने में नियम ये था कि जो भी महिलाएं होती है जिनके पास में कोई और काम नहीं है, जैसे कि कोई वेश्या है, देवदासी है या अपाहिज महिला है, वो ये काम करेगी। दूसरी स्टेटमेंट ये होगी कि इसमें सारे पुरुष काम करते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगी। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ ले ऐसी संभावना नहीं है, ठीक है। फिर इसमें सजा के तौर पे भी ऐसा स्टेटमेंट बना सकती है। तो आप बस स्टेटमेंट से डर लेना, मतलब ऐसी लाइन पढ़ना ताकि ऐसी कोई स्टेटमेंट रैंडम बन भी जाए, घुमा फिरा के कोई रैंडम स्टेटमेंट बन जाए तो आपका क्वेश्चन है वो उस टाइम में गलत ना हो जाए, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। मिट्टी के बर्तन ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो मिट्टी के बर्तन थी उस पर ब्राह्मी लिपि, हाँ कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए, बाकी ये नोट्स बने पड़े हैं, एनसीईआरटी के नोट्स ही है, अच्छे से बनाए हुए, फालतू बातें मैंने लिखी भी नहीं है। अब अभिलेख जो थे ना उस पर ब्राह्मी लिपि, अब इस लाइन को याद रखना, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी भाषा से लिखे जा रहे हैं, लिपि कौन सी है, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है। अब ये यूपीएससी पूछ सकती है, ऐसा पूछ लेगी कि यहाँ पे हमें जो संगम एज की बात की या फिर ऐसी कोई सिटी बात देख लेगी, उस टाइम में जो बर्तन देखने को मिले थे या अभिलेख देखने को मिलते उस पर कौन सी लिपि का उपयोग किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। तमिल भाषा में भी इसी लिपि का, अगर भाषा तमिल है तो भी लिपि कौन सी यूज हो रही है, ब्राह्मी लिपि हो रही है। भाषा क्या होती है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये मैंने वर्ड लिखा है, ये क्या है, भाषा है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं भाषा है। परंतु ये ऐसे भ ऐसे मैं लिखूंगा, इसके पीछे आ की मात्रा है, ये स मैं ऐसे लिखूंगा, इसके पीछे आ की मात्रा है, ये लिपि है। लिखने का तरीका है वो लिपि है, भाषा जो मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, वो भाषा है, ठीक है। तो लिपि यहाँ पे कौन सी थी,
लिपि यहाँ पे ब्राह्मी हुआ करती थी, चाहे वो तमिल में लिखे तो भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग कर रहा है और वो हिंदी में लिखे तो भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग कर रहा है, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ से जो बर्तन पे अभिलेख मिले हैं, यहाँ पे अभिलेख देखने को मिले हैं, वो तमिल ब्राह्मी अभिलेख देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट एक और ये आ जाता है अरिकामेंडू। ये एक बंदरगाह है, अरिकामेंडू एक बंदरगाह है। कहाँ पर ये बंदरगाह? ये बंदरगाह में साउथ में देखने को मिलता है, पुडुचेरी में। ये हमारा नॉर्थ साउथ इंडिया है। यहाँ पे ये तमिलनाडु, यहाँ पे थोड़ा आगे पुडुचेरी देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बंदरगाह यानी कि पोर्ट देखने को मिलता है अरिकामेंडू। ये कब कितना पुराना है? ये 2000 साल पुराना पोर्ट है। अरिकामेंडू है वो 2000 पुराना एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। 2000 साल पुराना एक प्रसिद्ध बंदरगाह है अरिकामेंडू। यहाँ से दूर दूर से जहाज आते थे, अलग अलग जगह से जहाज आ रहे हैं। मतलब यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये देख लो, इंडोनेशिया, यहाँ पे अपना इंडोनेशिया है, ठीक है, ऊपर ये सिंगापुर वगैरह है, यहाँ से जहाज आ रहे हैं। ये श्रीलंका वगैरह से जहाज आ रहे हैं, तो दूर दूर से यहाँ पे जहाज आते थे। कहाँ पर आते थे? अरिकामेंडू। अब ये जो अरिकामेंडू है ना, यहाँ पे एक गोदाम भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें ईंटों का एक वो ऐसा मिला, ईंटों का बना हुआ एक गोदाम जैसी मिला है, घर मिला है पुडुचेरी में। जी पुडुचेरी में, राइट। ठीक है, तो पुडुचेरी में हमें ईंटों का बना हुआ एक घर मिला। घर मतलब बहुत बड़ा गोदाम जैसा ही मिला है। तो संभवतः ये क्या था? गोदाम था, बहुत बड़ा घर जैसा एक मिला ईंटों का बना हुआ। तो ऐसा लगता है कि भाई ये कोई गोदाम वगैरह रहा होगा जहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या मिलता है? ये एम्फोरा। एम्फोरा क्या होता है? एम्फोरा एक मिट्टी के बर्तन है। एम्फोरा एक प्रकार के बर्तन है जिसमें शराब रखी जाती है। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये हमें यूरोप में, भूमध्य सागर के आसपास के देश है ना, इटली है, ऊपर अपना स्पेन आ जाता है, जो ऊपर वाले जो यूरोप के देश है, फ्रांस वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बर्तन होता है जिसे एम्फोरा कहा जाता है। और ये जो एम्फोरा बर्तन होता है, इसमें क्या रखा जाता है? शराब रखा जाता है, तेल रखा जाता है। और ये हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है? ये हमें अरिकामेंडू से देखने को मिला है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी। क्या क्वेश्चन पूछेगी? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि क्या हमें, नहीं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती, क्या अरिकामेंडू का व्यापार है वो यूरोप के साथ होता था? आप कहोगे यस। कैसे होता था? क्योंकि हमें एम्फोरा नामक यहाँ के पात्र मिले हैं। ये जो बर्तन है उसका उपयोग है वो यूरोप में किया जाता था, इसमें शराब रखी जाती थी। तो इसका वजह से ये कहा जा सकता है भाई इनका व्यापार है वहाँ से होता है। फिर ये एम्फोरा पात्र कहाँ से मिले हैं? तो ये कह सकते हैं हम अरिकामेंडू से रह के। एम्फोरा पात्र है वो किससे संबंधित है? तो इसमें शराब और तेल रखा जाता था। ऐसे कुछ भी घुमा के लाइन बाई स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगी हुई लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब इसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा। यहाँ पर लाल चमकदार बर्तन मिले, बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लेना। बस सिंपल सी लाइन को याद रखने की कोशिश कर लेना, ज़्यादा नहीं भी रखोगे चलेगा। एरेटाइन क्या होता है? इस वर्ड को देखो। एरेटाइन इटली का एक शहर है। एरेटाइन एक इटली का शहर है, इसके नाम पर बर्तनों का नाम रखा गया है। एरेटाइन एक इटली का शहर है, इसके नाम पर बर्तनों का नाम रखा गया है। तो ठीक है, ऐसे बर्तन हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये अरिकामेंडू से देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं सांचे में गीली मिट्टी के दबाकर, ठीक है, इसको छोड़ो, नहीं रखो, याद रखो चलेगा। बर्तन कैसे बनते हैं ये हमें बर्तन बनाने नहीं है, ठीक है, तो इसको लाइन को याद नहीं रखोगे तो चलेगा। कुछ बर्तन है वो रोम के डिजाइन के भी थे, ये भी भारत में आए, नहीं रखोगे तो चलेगा याद, ठीक है, डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर रोमन लैंप देखने को मिलता है, कांच के बर्तन देखने को मिलता है, रत्न देखने को मिलती है, रुग्गाई देखने को मिलती है, मन के देखने को मिलते हैं। क्या इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा? ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अरिकामेंडू का व्यापार है वो किन किन से होता था, तो हमें अब कैसे पता चलेगा किन किन से होता है? तो यहाँ पे देखो, रोम से डिजाइन की कुछ चीज़ें मिलती है, मतलब रोम से व्यापार होता था इनका। भूमध्य सागर के आसपास के देश से वहाँ की चीज़ें मिली है, मतलब वहाँ से इनका व्यापार होता है। इटली की डायरेक्ट हमें चीज़ें देखने को मिली, तो इटली से व्यापार होता है। पहला तो क्वेश्चन में ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई अरिकामेंडू है, वहाँ पर किस किस प्रकार की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें देख सकते हैं कि हमें एम्फोरा नाम का बर्तन देखने को मिला है, हमें रोम के डिजाइन के कुछ बर्तन देखने को मिले हैं, रोमन लैंप देखने को मिली है, ये सारी चीज़ें, लाल चमकदार बर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, कर लेंगे अपन कॉल पे भी बात कर लेंगे, क्लास खत्म करते फिर बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अरिकामेंडू से देखने को मिलती है, तो इसको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करना, ताकि आपका जो भी है वो जो भी क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, ये आ गया बेरी गज। आप पूछ रहे बेरी गज क्या था, शायद इसी के बारे में पूछ रहे होंगे यहाँ पे, है ना, बेरी गज इसके बारे में। तो ये भरूच का पोर्ट का था।
तो यूनानी एक नाविक है, उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है? बेरी गाजा एक भरूच का यूनानी नाम है। ये आप देख लो, पोर्ट जैसा होता है, ये भरूच है। भरूच का गुजरात में है, भरूच का है गुजरात में। तो यहाँ पे पोर्ट जैसा बना होता है, संकरी सी खाड़ी होती है जहां से जहाज ले जाना होता है, मुश्किल था, तो उसे बेरी गाजा कहा जाता था। भरूच का यूनानी नाम था, ठीक है। इसे बेरी गाजा कहा जाता है, यूनान में इसे कहा जाता था, भरूच में। भरूच जो है ना, भुज में है भरूच, वहां पर इसे यूनान में इसे क्या कहते थे लोग? इसे बेरी गाजा कहते थे। बेरी गाजा क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ से जहाज ले जाना वो मुश्किल हो जाता था। तो एक पोर्ट जैसा कुछ मान लो कि भाई यहाँ से एक संकरी सी जगह है, एक संकरी सी पट्टी है, यहाँ से क्या होता है, कुछ चीज़ें ले जाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा छोटी सी लाइन है, यहाँ से कोई चीज़ ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप मान लो एक पोर्ट है, वहाँ से बहुत पतली पट्टी है, वहाँ से चीज़ें ले जाना मुश्किल हो जाती है, तो वो बेरी गाजा है, यूनानी नाम है ये। बस इतनी सी लाइन याद रखना। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया बेरी गाजा एक संकरी सी खाड़ी थी जहाँ से जहाज लाना मुश्किल था। राजा ने यहाँ पे कुशल मछुआरे थे। ये कुछ मत याद करो, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। ये लाइन याद करो, यहाँ पे शराब है, तांबा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे शराब है, तांबा है, टीन है, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी, ये सारी चीजें याद करो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2022 में देखा था। 2022 से 21 में ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है। आप 2022 या 21 के प्रीलिम के पेपर देखना, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, पुर्तगाल के समय में किस किस चीज़ों का व्यापार होता था। तो अब की बार इससे पूछा जा सकता है, और वो लाइन ओनली एनसीईआरटी में मिली थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। भरूच के ये ऐसी यूनान की एक रिपोर्ट है, यूनानी नावी की एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत का व्यापार है वो किस किस चीज़ों में होता था, या भारत कौन कौन सी चीज़ें है वो आयात करता था। तो देख लो, शराब है, ठीक है, तांबा है, शराब है, दूसरा कौन सा है? तांबा है, तीसरा टीन है, चौथा शीशा है। पिघल सिर बेरी गाजर में शराब, तांबा, टीन, शीशा, कपड़े, इस तरह की वस्तुओं का आयात। ये सारी चीजें रट लो, ठीक है। टीन है, पुखराज है, पुखराज को भी रट लो। ये एक भी भूल मत जाना, क्योंकि चारों ऑप्शन आएंगे ना आपके सिमिलर ही आएंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। चार आपके सामने लाइन होगी, चारों में सेम चीजें दे रखी होगी, एक दो चीजें चेंज कर दी जाएगी और वहां पे आपका उत्तर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें रट लो, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना चांदी, सिक्के का आयात किया जाता था। फिर यहाँ पे निर्यात में क्या चीजें है? निर्यात में देखो, जड़ी बूटियां है, हाथी दांत है, ठीक है, गोमेद है, सूती कपड़ा है, रेशम है, इत्र है, राइट। शराब, तांबा, टीन, शीशा, कपड़े, सोने के, हाँ ये मूंगा भी कर दो साथ में, और पुखराज भी कर दो, मूंगा पुखराज को साथ में ऐड करो, रट लो इसको, ठीक है। निर्यात किस चीजों का? अब देखो, इनमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, ये सारी चीज रटने वाली है, इसमें आप समझाने वाली कोई चीज नहीं है, तो इनको रट लेना। मैं इतना बता सकता हूँ भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आयात किन चीजों का किया जाता था? भरूच से आयात किन चीजों का किया जाता था? भरूच का पूछे, या फिर और क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा के भारत का भी पूछ सकता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत माइंड में होगी तो आपका उत्तर है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। हाथी दांत का हम एक्सपोर्ट करते थे, गोमेद का, सूती कपड़ों का, रेशम का और इत्र का हम निर्यात करते थे, ठीक है, इन चीजों को। फिर व्यापारियों से राजा विशेष उपहार मिलते थे। उपहार में क्या क्या मिलते थे? ये चीज भी याद रखना, ये चीज भी याद रखना। उपहार में चांदी के बर्तन, गायक मतलब जो सिंगर वगैरह होते हैं ना। ऑप्शन 4 फिर से समझा दो, ये निर्यात की बात हो रही, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की बात हो रही है। किस किस चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से, है वो कौन कौन सी चीजें बाहर भेजी जाती थी? तो जड़ी बूटियां भेजी जाती थी, हाथी के जो दांत हैं उनको बाहर भेजा जाता था, गोमेद को, सूती कपड़ों को, रेशम को, इत्र को। कर्नलियन पत्थर भी निर्यात किया जाता था। पत्थर, हाँ, अच्छे जो अच्छे पत्थर थे ना, सुंदर पत्थर थे, कहीं उनका आयात भी किया जाता था। ये जो पत्थर की बात कर रहे हो, इनका ईरान से आयात भी किया जाता था, इनका निर्यात भी किया जाता था गुजरात से। तो ये दोनों जगह है। अगर ये आयात में भी आ जाए तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ईरान से हम एक्सपोर्ट करते थे, उस टाइम में ईरान है वो पर्सिया था, तो पर्सिया से हम एक्सपोर्ट भी करते थे और इससे निर्यात भी करते थे। तो इनकी दोनों जानकारी है, ठीक है। उपहार में हमें चांदी के बर्तन, गायक है, सुंदर महिलाएं हैं, उत्कृष्ट शराब है और महीन कपड़े, इनका हमें एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। व्यापार और व्यापारी के बारे में है। अब ये चीज़ें भी याद रखना, ये चीज़ भी याद रखना, ये एनसीईआरटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाले। दक्षिण भारत में सोने, मसाले, मुख्यतः काली मिर्च, सोने, मसाले, मिर्च, काली मिर्च, कीमती पत्थर इसके लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत है वो किसके लिए फेमस है?
तो यहाँ पर सोने के लिए फेमस है, काली मिर्च के लिए पुखराज। इसका मतलब क्या होता है? पुखराज एक प्रकार का पत्थर ही होता है, एक प्रकार का पत्थर ही होता है जो आप गले में वगैरह में पहनते हो। मैं फोटो भी दिखा दूंगा, एक बार क्लास खत्म हो जाए मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। एक प्रकार का ये पत्थर ही होता है, मैंने फोटो भी डाल रखा है, मैं दिखा दूंगा। मैंने शायद एनसीईआरटी में डाल भी रखा है, अगर मेरे को मिल गया ना तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको इसके बारे में दिखा दूंगा। एक प्रकार का पत्थर मान लो, थोड़ा सा हीरे टाइप का, उस पर बड़ा आप मान लो हीरा भी नहीं होता है, ग्रीन का चमकता रहता है। मैं आपको दिखा दूँ, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको आप। ये देखो आप, इस टाइप का जो पत्थर होता है पुखराज, ये देख सकते हो, ठीक है। एक टाइप का पत्थर ही मान लो, ये बहुत सारे टाइप के देख लो और भी। तो ये होता है पुखराज, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। दक्षिण भारत है वो गोल्ड के लिए फेमस है। अब ये चीजें ना घुमा के कैसे क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत में गोल्ड है, उनको इंपोर्ट किया जाता था, तो गोल्ड के लिए तो दक्षिण भारत खुद फेमस है। यहाँ पे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे मसालों के लिए फेमस है, मतलब काली मिर्च है वो देखने को मिल जाती है। कीमती पत्थर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कीमती पत्थर भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर कोई बोले दक्षिण भारत इसका इंपोर्ट करता था, नहीं करता था। दक्षिण भारत में ये चीज़ें थी तो वो आयात नहीं करेगा, वो निर्यात करता था इसके लिए। रोम में काली मिर्च इतनी महंगी थी, इसे काला सोना कहा जाता है, तो काले सोने का एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि काली मिर्च का है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, याद रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा व्यापार और समुद्री रास्ते। ये मन के जैसा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। व्यापार और समुद्री रास्ते, व्यापारी समुद्री जहाज़ों से, सड़कों से रोम जाते थे, समुद्री जहाज़ों से जाते थे। सड़क कहाँ थी? वहाँ पे इटली के आसपास से सड़कों बना के रोम में जाया करते थे। दक्षिण भारत में कई रोमन के सिक्के देखने को मिलते हैं, इससे पता चलता है कि रोम के साथ में हमारा अच्छा व्यापार था। संगम कविताओं में व्यापार का जिक्र मिलता है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे थे, कुछ रास्ते समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे चलते थे। नाविक है वो मानसूनी हवाओं का लाभ उठाते थे, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अफ्रीका अरब सागर जाते थे। लंबी यात्रा के लिए कोई काम का नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखने वाला, पढ़ने वाला कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आने वाला है इसमें से, तो मत पढ़ो, आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ना है? नेक्स्ट है समुद्री तट से लगे राज्य। समुद्री तट से लगे राज्य, यहाँ पे क्या है? उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग का एक बड़ा तटीय क्षेत्र है। उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग तटीय क्षेत्र है, बिल्कुल है। उपमहाद्वीप का मतलब भारत की बात हो रही है, भारत में जो ये दक्षिणी भाग है ये समुद्र से लगा हुआ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। यहाँ पठार वगैरह नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मैदानी भाग नहीं, मत पढ़ो, कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं जो आपको पता नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो आपको पता नहीं है या यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। जो काम की नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना, तो हम इन फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा फोकस है काम की चीज़ें पढ़ेंगे, जो काम की थी उस पर हमने ध्यान दिया, भाई क्वेश्चन बन सकता है तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं, नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो संगम युग के शासक। अब ये जो संगम युग के शासक है ना, इसके बारे में हमने कल अच्छे से बात की थी और हम इसमें डिटेल में भी बात करने वाले, आगे आने वाले टॉपिक्स में इस पर डिटेल में भी बात करने वाले हैं, तो उस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 2-2 लाइनें लिखी है, तो 2-2 लाइन लिखी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, परंतु आप याद रखना संगम युग की कविताओं में मुंदेवार का उल्लेख मिलता है। मुंदेवार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 प्रमुख शासक। इस लाइन को याद रख लेना, 100% इसको दे दो, 5 स्टार इसको दे दो, क्योंकि इसने यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन है वो प्रीलिम में पूछा हुआ है। क्या पूछा था? मुंदेवार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में। मुंदेवार जो शब्द है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में। इसका मतलब क्या होता है? 3 प्रमुख शासक। 3 प्रमुख शासक कौन कौन से? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे। मुंदेवार एक शब्द है जिसका मतलब होता है 3 प्रमुख शासक। तीनों में कौन कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांडे थे। लगभग 2300 साल पहले की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? 2300 साल पहले, यानी कि मौर्य के समकालीन थे ये। इनके 2 प्रमुख केंद्र थे, ये ऐसे हैं, एक तो तटों के आसपास थे, एक आंतरिक भाग में थे। ये हमारा दक्षिण भारत है, ये तटों के आसपास में एक रूल कर रहे थे, एक बीच में रूल कर रहे थे, तो 2 थे। मतलब चोलों का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? कावेरीपट्टनम। तो चोलों का कौन सा था? कावेरीपट्टनम था, और जो पांडे थे उनका कौन सा था? मदुरै। एक का था कावेरीपट्टनम, एक का था मदुरै। इन दोनों पे रूल करते तो पांडे है। अरे ये कौन से थे? चोल, चेर, पांडे। पांडे इधर आ गए, पांडे कहाँ आ गए? इधर आ गए। चोल इधर आ गए, और जो ये थे ना चेर, चेर ऊपर रह गए। तो तीनों मिलकर इस पूरे दक्षिण भारत पे रूल किया करते थे। चोल,
पांडे और ये चेर तीनों मिलकर दक्षिण भारत पे राज करते थे। तो इनकी राजधानियां कहाँ पे थी? चोलों की थी कावेरीपट्टनम और पांड्यों की थी मदुरै। ठीक है, याद रहेगा। ये जो शासक थे ये ब्याज उपहार मांगते थे। उपहार मतलब ये सब उपहार तो सारे राजा है उस टाइम में मांगा करते थे, तो इसमें तो रटने वाली बात है नहीं। कभी कभी सैनिक अभियान भी चलाते थे और शुल्क भी वसूलते थे, तो इसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है। फिर वसूला गया धन है वो अपने, बिल्कुल ये तो सारे राजा करते थे उस टाइम में। ये उत्तर भारत में भी देखने को मिलता था, दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता था, तो इसमें भी रटने वाली बात नहीं। संगम कवियों की उनकी प्रशंसा में कविता लिखी है। संगम जो कवि है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी है। कीमती रतन, सोना, घोड़े, हाथीरथ, सुंदर कपड़े मिलते थे। ये तो याद मत रखो। मतलब जो संगम कवि है वो राजा की प्रशंसा में कोई बातें करता था, कुछ लिखता था, बदले में उनको क्या चीज़ें मिलती, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो ये तो है, अपने को पता है कि राजा की अगर प्रशंसा करोगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, यही बात की गई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पे सातवाहन वंश के बारे में बात की जा रही है। सातवाहन कब से होता है? संगम का साहित्य है वो एंड होता है, संगम का एंड होता है, उसके बाद में सातवाहन का प्रारंभ होता है। ठीक है, गोमती पुत्र सातकर्णी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सातवाहन राजवंश की प्रारंभ होता है। कब से? जब संगम एंड होता है। संगम में चोल, चेर, पांडे तीनों एंड हो जाते हैं, उसके बाद में सातवाहन राजवंश प्रारंभ होता है। इनके 200 वर्ष बाद में है पश्चिमी भारत में। यहाँ पे आप देख लो, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, गुजरात है, यहाँ पे सातवाहन वंश आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? यहाँ पे था गोमती पुत्र सातकर्णी। जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है गोमती बलश्री के अभिलेख से। इस लाइन को याद रखना। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोमती बलश्री अभिलेख से मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोमती बलश्री अभिलेख से मिलती है। ये सारी रटने वाली बातें हैं, इसमें समझा लेना एक ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको समझाया जा सके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सातवाहन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गोमती बलश्री का अभिलेख है, गोमती बलश्री का अभिलेख है, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और किस किस के बारे में? और हमें दक्षिणापथ स्वामी भी कहा जाता है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ स्वामी भी कहा जाता है, इस लाइन को भी याद रखना। एक गोमती बलश्री के बारे में याद रखना, एक दक्षिणापथ स्वामी के बारे में भी याद रखना। दक्षिणापथ स्वामी मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है इस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है इस पे सातवाहन राजाओं ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण वाले राजा पर जो ये रास्ता था इस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब रेशम मार्ग और कुषाणों के बारे में। रेशम मार्ग के यानी कि सिल्क रूट के बारे में बात कर रहे हैं। रेशम मार्ग यानी कि हम सिल्क रूट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सिल्क रूट था इस पे कुषाण है वो कब्जा कर लेते हैं। कुषाण है वो कब्जा कर लेते हैं। कुषाण यानी कि कनिष्क के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो होती है शाम को, होती है शाम को 8:30 बजे से, शाम को 8:30 बजे से होती है। ज्योग्राफी क्लास होती है, डेली होती है। 8th क्लास चल रही है, 6 की हो चुकी है, 7th की हो चुकी है। इसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। 6ठी और 7वीं दोनों हो चुकी है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, दोनों की आप देख लेना। अब 8वीं है वो स्टार्ट की है मैंने, तो इसकी दोनों की लिंक भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, रेशम मार्ग और कुषाण। रेशम मार्ग की बात है तो कई शासक है वो इस सिल्क रूट पे कब्जा करना चाहते थे। सिल्क रूट पे कब्जा क्यों करना था? ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, इस पे जिसका कब्जा था वो अधिक मात्रा में टैक्स वसूल कर सकता था। इसी वजह से इन्होंने जो कुषाण थी इन्होंने भी कोशिश की और ये सिल्क रूट था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बदले में इनको टैक्स मिलता था, शुल्क मिलता था, उपहार मिलते थे। व्यापारी है वो सुरक्षा देते थे। मतलब आप है ना गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हो? क्योंकि आपकी सुरक्षा होगी, आपके हितों का काम होगा, इसलिए टैक्स देते हो। तो ये जो सिल्क रूट था इस पे जो व्यापारी जाते थे ये राजा को टैक्स देते थे, पैसे देते थे, गिफ्ट देते थे। बदले में राजा है वो इनको सिक्योरिटी देता था, भाई इस रास्ते में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये तो लाइन है वो बिल्कुल बेसिक, बस इतना याद रखना। कुषाणों ने है वो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैं 6ठी पढ़ा रखी ना, 6th क्लास की मैंने पढ़ा रखी, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां पे आप देख लेना। मैंने अच्छे से पढ़ा रखी, एक बार आप देख लेना। दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं वैसे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो रेशम मार्ग पे कुषाणों ने राज किया था, बस इतना याद रखना। बाकी सारी चीजें हैं वो इतनी खास है नहीं इसमें। यहाँ पे 2 प्रमुख केंद्र थे, पेशावर और मथुरा, इस लाइन को याद रखना। यहाँ पे 2 प्रमुख केंद्र थे। ये जो सिल्क रूट है इसकी जो रूट पड़ता है उस पर 2 प्रमुख केंद्र थे, एक था पेशावर और एक मथुरा। अब यहाँ पे एक तक्षशिला भी आ जाता है, मतलब ये रूट जा रहा है, एक पेशावर है, मथुरा है और तक्षशिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण शहर था जो कि ज्ञान के क्षेत्र में भी था,
मतलब यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में भी आगे था, साथ ही साथ में व्यापार के सेक्टर में भी तक्षशिला है एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। तो यहाँ पे इसमें एक दो लाइन है, उस पर ध्यान देना, बाकी इसमें कोई खास लाइन है नहीं। लोहे के प्रयोग के बारे में 3000 वर्ष पूर्व भारत में लोहे का प्रयोग है वो प्रारंभ हो चुका था, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, लोहे के प्रयोग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके क्लास की स्टार्टिंग में। महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में ये फिर से सारी बातें लिखी है, सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी वो यही बातें लिखी है। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। अरिका मांडू ये 2000 वर्ष पूर्व है। रेशम का जो मार्ग था या रेशम का जो बनाना था, रेशम कैसे बनता है, इसकी खोज 7000 वर्ष पूर्व है। चोलचेर पांडे 2300 साल पहले। फिर रोमन साम्राज्य की बात 2000 वर्ष पूर्व। कुषाण 1900 वर्ष पूर्व। एक बार में नहीं, ऑलरेडी हमने कल से क्रोनोलॉजी में इसको देखा था, तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हमने क्रोनोलॉजी में इसको सही से देखा है। कौन सा यात्री कब आया था ये देखा है, और भी डिटेल में बात करेंगे तो सारी चीज़ें लिंक करके पढ़ेंगे, ऐसे एक एक जगह पढ़ने से याद नहीं होगा। ठीक है, संगम साहित्य के बारे में हमने अभी बात की थी, कवियों के जो पुराना है उसके बारे में बात की थी। बेरी गाजा के बारे में हमने अभी ऑलरेडी बात की थी, किन किन चीज़ों से एक्सपोर्ट करते थे, क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे। संगम साहित्य के बारे में बात की है। छिद्रित मुद्राएं क्या होती है, ऐसी मुद्राएं होती है जिसपे पंचमार्क होता है। पंचमार्क मतलब ऐसे ठप्पा लगाया जाता है। एक आयताकार सिक्का होता है, वर्गाकार होता है, जिसपे क्या होता है, जिसपे ठप्पा लगाया जाता है। ये जो होता है ना, ये चांदियों को काट के बनाया जाता है, धातु को काट के बनाया जाता है और इस पे पंच लगाया जाता है, इसलिए इसे पंचमार्क ये कहा जाता है। तो ये पंचमार्क या छिद्रित मुद्राएं, इसके बारे में याद रखना। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं, आयताकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, इस पे धातु को काट के ऐसे पंच लगाया जाता है, इसलिए इसे पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये पूरे भारत में, ये पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध था। ठीक है, एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे होता था, क्या पैसे के बदले वस्तु दी जाती थी या वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो संगम साहित्य के दौरान यहाँ पे क्या होता, कविता में बताया गया कि व्यापार, नमक के व्यापार के लोग परिवार के दूर दूर तक जाते थे और यहाँ पे उसका विनिमय करते थे। तो यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, वस्तु के बदले है वो हमें वस्तु प्रणाली देखने को मिलती है। इस टाइम में हमें वस्तु के बदले में वस्तु देखी जाती है। एक बार ये हट गया है, ठीक है, वस्तु के बदले में हमें वस्तु देखने को मिलती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। मुद्रा विनिमय प्रणाली यहाँ पर नहीं थी। मुद्रा मतलब कॉइन, पैसे, पैसे के बदले नहीं था। इस टाइम में हमें वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। कब की बात कर रहे हैं, संगम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम बात वही की गई है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये क्या था, ये बर्तनों का एक प्रकार था जिसपे कलर किया गया था, काले मतलब काला कलर किया गया था, ब्लैक कलर किया गया था, किस पे, बर्तनों पे, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे बस इतना ही लाइन, और कुछ काम का चीज़ें नहीं है। नियम है, नियम कोई हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं दे रखा है। बस तमिल रचना के बारे में ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सांची स्तूप के बारे में ये जो लाइनें लिखी होती है ना एनसीईआरटी, जब आप खुद से पढ़ते हो, ट्राई करते हो, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़ा करो। ये काम के होते हैं। इमेज के साइड में जो लिखा होता है, हमने तो साइड में लिख ही लिया है, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, पर फिर भी इनको ध्यान से पढ़ा करो। आहत सिक्कों के बारे में देख लिया, ये आहत सिक्के देख लो, इस टाइप के होते हैं। ये देखो, इस पे इमेज होता है। ठीक है, हो गया, ये टॉपिक था। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, सारी रटने वाली बातें हैं। एक दो बार रटोगे आराम से चीज़ें याद हो जाएगी। एक दो बार अगर अच्छे से पढ़ोगे, रटोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, इस क्वेश्चन का उत्तर दो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सम्मिलित था। क्या लाइन लिखी है, कृषि के जो एग्रीकल्चर था उसको, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो इनमें से कौन से कदम थे। पहला है हल में लोहे का प्रयोग, जो हल होता है उसमें लोहे का प्रयोग किया गया। फिर धान की रोपाई, और तीसरा है सिंचाई की उपाय। तो इसमें से कौन सा है वो सही है, उत्तर देने का प्रयास करो, उत्तर देने की कोशिश करो। अभी हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जो एग्रीकल्चर था ना, उसके विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तो कुछ कदम लिखे गए हैं, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, उत्तर देने की कोशिश करो। इन्होंने दिया है बी, इनका उत्तर आया बी।
बी कैसे आया, एक बार बी कैसे आया? ऑप्शन बी, बी नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। एक बार है ना सोचने की कोशिश करो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है लोहे का उपयोग किया गया कहाँ पर? हल में। हल होता ना हल, उसमें लोहे का उपयोग किया जाता है। ये लोहे का उपयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोहे के उपयोग का फायदा ये मिलेगा, ये तीखा होता है और ये है जमीन को चीरेगा। जमीन को चीरेगा इसका मतलब है हम जो बीज डाल रहे हैं ना वो बहुत अंदर तक जाएगा, यानी कि रोपाई है वो अच्छे से हो जाएगी। धान है ना उसकी रोपाई अच्छे से हो जाएगी। धान को जरूरी नहीं कि मिट्टी को खोद के उसमें गाड़ना वही रोपाई कहलाता है, मिट्टी में अच्छे से डालना है, ठीक है, वो भी रोपा ही कहलाता है। तो अगर हल में लोहे का उपयोग किया गया है इसका मतलब रोपाई अच्छे से की गई है। हल में अगर हल को अच्छे से उपयोग किया गया मतलब रोपाई भी उसकी अच्छे से की गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये बी करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तीनों मतलब पहला सही है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? डी। उत्तर क्या आएगा? डी आएगा। ऑप्शन एक नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये देखो उत्तर, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के उत्पादन बढ़ाने के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। गांवों को समर्पित तथा राज्य को इसके लिए कृषि के हल का प्रयोग किया गया। धान की रोपाई के लिए कुछ नए तरीके कारगर साबित हुए, इस तरह सिंचाई के उपयोग में नहरें हो गई। नेक्स्ट है, एक बार मैं क्वेश्चन लेके आता हूं पर उसका उत्तर आप देखने लो। तो मैं एक बार छुपाता हूं, है ना कैमरा, रुको, उत्तर को छुपा देता हूं ताकि आपको उत्तर दिखे नहीं। अब इसका उत्तर बताने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि सूची एक, मतलब एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, दो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। इस सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, एक को दो से मिलान करना है। क्या क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बड़े भूस्वामी, बड़े भूस्वामी लिखा है यहाँ पे। उसके सामने लिखा है ग्राम भोजक। दूसरा यहाँ पे लिखा है हलवा है, इसके सामने लिखा है कड़ेसियार। तीसरा लिखा है भूमिहीन मजदूर। यहां देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके सामने लिखा उनवार और यहां पे लिखा है प्रधान व्यक्ति, इसके सामने लिखा वेलाल। इनका मिलान करो। आपके पास में पेज होगा, पेज में मिलान करने की कोशिश करो। आपके पास में पेज होगा, उसके सामने लिखो किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि ग्राम भोजक को क्या कहा जाता है? कड़ेसियर होता है, इसे क्या कहा जाता है? जैसे अधिमई भी कहा जाता है। ये उनवार होता है, इसे क्या कहा जाता है? और वेलाल को क्या कहा जाता है? ये चार वर्ड लिखो और उसके आगे इसका सही नाम लिखने की कोशिश करो। लिखने की कोशिश करो क्या क्या कहा जाता है। इसके सामने क्या लिखने की कोशिश करो, ठीक है जी। फिर उनवार किसे कहा जाएगा वो लिखने की कोशिश करो। उनवार किसे कहा जाएगा वो लिखने की कोशिश करो। ठीक है, उनवार किसे कहा जाता है वो लिखने की कोशिश करो। आ रहा है किसी को उत्तर? समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। यहां पे है ना, यहां पे ये चार वर्ड दिए हुए हैं। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया, मैं इनको बता देता हूं। यहाँ पे चार वर्ड है। ग्राम भोजक किसे कहा जाता है? कडेसियर किसे कहा जाता है? उनवार किसे कहा जाता है? वेलाल किसे कहा जाता है? ये चार वर्ड है। तो ग्राम भोजक किसे कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा था ग्राम भोजक किसको कहा जाता है। कडेसियर किसी को कहा जाता है, उनवार किसी को जाता है, वेलाल किसी को कहा जाता है। इसके सामने ये चार लिखे हुए हैं, तो मिलान करो इन दोनों में से किसको क्या कहा जाता है। जैसे मैं हिंट के लिए आपको बता दूं, वेलाल कहा जाता है, वेलाल कहा जाता है बड़े भूस्वामियों को। बड़े जो भूस्वामी होते हैं ना उनको वेलाल कहा जाता है। तो चार का मिलान किससे होगा? चार का मिलान है वो ए से होगा, ये दोनों मिलेंगे, चार है वो ए से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में उनवार किसे कहा जाता है? अब उनवार आप ढूंढो, उनवार किसे कहा जाता है? उनवार किसे कहा जाता है? ढूंढो।
मिला गया। फिर उसके बाद में आता है कडेसियर। कडेसियर किसे कहा जाएगा? और चौथा होता है ग्राम भोजक। ये ग्राम भोजक का भी मैं बता देता हूँ। ग्राम भोजक का मतलब होता है गांव का प्रधान। गांव का प्रधान यानी कि एक को डी से मिला दो। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको है ना और चीज़ आसानी हो जाए आपके। यहाँ पे मिटाते हैं, फिर से मिलान करके दे देता हूँ आपको, आपके लिए इजी कर देता हूँ मैं। देखो ये क्या कोशिश की है, ये मिल गया, ये मिल गया। अब दो आपको ढूंढने हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मतलब उत्तर देखोगे ना आप, जब भी उत्तर देखोगे उस उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 हैं वो ए से मिला होगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 है ना, 4 कहाँ पे लिखा है, 4 और ए सिमिलर कहाँ पर है, तो ये रहा ए, ये रहा ए। इसमें 4 कहाँ का देखने को मिलता है, यहाँ पे 4 देखने को मिलता है, यहाँ पे 4 देखने को मिलता है। इसमें 4 नहीं है तो इसको हटा दो, इसमें भी 4 नहीं, इसको हटा दो। ये मैं कैसे हटा रहा हूँ, क्योंकि 4 है वेलाल है वो बड़े भूस्वामियों को, हमें नहीं पता है, हमें बाकी के बारे में नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि वेलाल है वो बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है। वेलाल है वो बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है। तो यहाँ पे ए में है, ए के सामने 4 होना चाहिए, तो ए के सामने 4, यहाँ पे ये ए लिखा है, इसके सामने 4 ओनली यहाँ पर है, ओनली यहाँ पर है। तो या तो उत्तर हो सकता है ए हो सकता है या सी हो सकता है, डी और बी तो नहीं होगा। ये एलिमिनेट कर रहे हैं हम, ये हम एलिमिनेट कर रहे हैं। देखो एलिमिनेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है, यहाँ पे हमें पता है गांव का जो प्रधान होता है ना वो ग्राम भोजक को कहा, हमें बाकी के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि ग्राम भोजक है वो गांव के प्रधान को कहा जाता है। ग्राम भोजक है वो ग्राम प्रधान को, यानी कि डी के सामने क्या होगा, डी के सामने यहाँ पर 1 होगा। अब देखो डी के सामने 1 कहाँ है, डी के सामने 1 यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा उत्तर सी हो जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेट करना। उत्तर एलिमिनेट कैसे करते हैं, उत्तर एलिमिनेट करने के लिए आप जो भी उत्तर आपको श्योर हो, जो भी है ना 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप सोचो कि ये उत्तर आपका सही हो सकता है। चारों में से एक तो हमें 100% पता है, मतलब हमें 100% श्योर है कि ग्राम भोजक है वो गांव के प्रधान को ही कहा जाता है। बाकी तीनों के बारे में नहीं भी पता है, बट हमें ये श्योर है। तो हम यह कोशिश करेंगे कि डी के सामने 1 को ढूंढेंगे, डी के सामने 1 को ढूंढेंगे। इसका मतलब है ये लिखा है डी, इसके सामने 1 है, तो ये डी के सामने 1 कहाँ पर है, ये रहा, डी के सामने ऑप्शन 1 है, यहाँ पर सी हो सकता है। तो हमने देख लिया बाकी सब गलत है, हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। हलवाई होते हैं उनवार और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछेगी, ऐसे क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछेगी, तो इसको ध्यान से देखना। अगर आगे और क्वेश्चन है इनको भी ध्यान पे देख लेना, ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा। ये सारे क्वेश्चन है वो घर पर जाके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा भाई यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करने का ट्राई करना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा यूपीएससी पूछती क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं ज्योग्राफी क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।